Hello everyone, hope you all are guys are safe at your homes. So let's start with our today's lecture जिसमें हमने डिस्कस करना था कॉमन फीचर्स ऑफ द बॉन्ड्स विच आर मेंशन्ड इन द बॉन्ड सर्टिफिकेट। कल हमने पढ़ा था कि बॉन्ड सर्टिफिकेट क्या होता है। जब कंपनी बॉन्ड्स इशू करती है तो बॉन्ड होल्डर को एक सर्टिफिकेट देती है कि उन्होंने कंपनी के बॉन्ड्स को इशू किया है, और जिसमें वो लोग ये चीज़ें स्पेसिफाई करते हैं: फेस वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, कूपन रेट, मैच्योरिटी पीरियड, बॉन्ड इंडेंचर एंड कोलेट्रल। सो अब हम इन्हीं को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फेस वैल्यू। फेस वैल्यू में क्या होता है कि ये बेसिक डिनोमिनेशन होती है बॉन्ड की। फॉर एग्जांपल कोई भी एक बॉन्ड है, वो मार्केट में 100 रुपीज़ का है, तो वो उसकी फेस वैल्यू है। अब डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे बॉन्ड को इशू करती है। जैसे हम लोग शेयर्स को दो पार्ट्स में इशू कर सकते हैं, दैट इज़ एट प्रीमियम एंड एट दी पार। सो वैसे ही हम बॉन्ड्स को भी दो पार्ट्स में इशू कर सकते हैं। सी, अब यहाँ पे हमारे पास आते हैं 3 केसेस। अगर कंपनी ने फेस वैल्यू शेयर की बॉन्ड की 100 है और उसको 100 पे ही इशू किया है, तो दैट इज़ नोन एज पार। उसे हम लोग पार बोलते हैं, दैट इज़ एट द फेस वैल्यू। अगर कंपनी ने मोर देन दी इशू प्राइस, दैट इज़ द फेस वैल्यू पे इशू किया है, तो दैट इज़ नोन एज द प्रीमियम। अगर 100 का बॉन्ड था और इसको इशू 110 पे किया है, तो ₹10 इज़ प्रीमियम। और अगर कंपनी ने लेस देन द फेस वैल्यू डिस्ट्रीब्यूट किया है, बॉन्ड को इशू किया है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? डिस्काउंट बोलेंगे। एग्जाम्पल 100 रुपीज़ का था, उसको हमने इशू किया 90 रुपीज़ पे, सो दैट इज़ एट डिस्काउंट। सेकेंड केस आपका आता है रिडम्पशन वैल्यू। रिडम्पशन का मीनिंग क्या होता है? सॉरी, when the bondholder surrenders their certificate, the principal amount lent to the company is refunded back to the bondholder. This process is known as redemption. कि भाई आप लोग का मेचोरिटी पीरियड हो गया, अब आपको वो सर्टिफिकेट्स वापस करने हैं कंपनी को, और बदले में आपको आपकी अमाउंट रिफंड हो जाएगी। इस प्रोसेस को हम लोग रिडम्पशन बोलते हैं। अगर अब इसमें भी हमारे पास 3 केसेस अराइज होते हैं। कैसे 3 केस अराइज होंगे? मान लो कंपनी ने अमाउंट जितनी ली थी उतनी ही अमाउंट रिफंड कर दी। 100 ली थी, 100 रिफंड कर दी, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन एट पार। अगर कंपनी ने लेस रिफंड की, मान लो उन्होंने 100 ली थी और 90 रिफंड की है बॉन्ड होल्डर को, तो दैट इज नोन एज रिडम्पशन एट डिस्काउंट। एंड द थर्ड सिचुएशन अराइज कि जब कंपनी ज़्यादा लेती है, ज़्यादा देती है और कम लेती है, दैट इज़ एट प्रीमियम, कि 100 रुपीज़ लिए थे और वापस बॉन्ड होल्डर को दे दिया 110। जनरली रिडम्पशन इज डन ऑलवेज एट द प्रीमियम, बिकॉज डिस्काउंट पे नोबडी विल बी रेडी टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। सो इसलिए हम रिडम्पशन हमेशा प्रीमियम पे ही करते हैं। थर्ड फीचर क्या मेंशन होता है? कूपन रेट। कूपन रेट क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट जितना बॉन्ड होल्डर को पे करना पड़ता है कंपनी को। उससे नेक्स्ट आता है मैच्योरिटी पीरियड। ये वो टाइम पीरियड है जिसके जितने तक आपको बॉन्ड्स इशू करने हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आज 100 बॉन्ड्स इशू किए एक बॉन्ड होल्डर को, और उसको बोला कि 5 ईयर्स के बाद मैं आपको 110 रुपीज़ दूंगी। सो ये रिडम्पशन एट पार 110 रुपीज़ है। एंड जो अमाउंट आपने उसको बोली कि 5 ईयर्स के बाद, तो 5 ईयर्स क्या है? मैच्योरिटी पीरियड है। और मैच्योरिटी पीरियड टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के हिसाब से होता है जो सर्टिफिकेट्स में लिखे हुए होते हैं। उसके बियॉन्ड आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। इंटरेस्ट भी आप जब तक ही देंगे जब तक आपका मैच्योरिटी पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता। आफ्टर 5 ईयर्स यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू पे एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट। बॉन्ड इंडेंचर क्या होता है? ये एक हमारा एग्रीमेंट है जिसमें 3 पार्टीज एंटर करती हैं: बॉन्ड होल्डर, बॉन्ड ट्रस्टी और दी इशूअर कंपनी। इशूअर कंपनी इज द कंपनी विच इशूज द बॉन्ड। बॉन्ड ट्रस्टी वो होता है जिसके पास कंपनी अपने एसेट्स को मोर्टगेज करती है कि अगर वो पे ऑफ ना कर पाए अपने डेट्स तो वहाँ से वो रिकवर कर ले। और बॉन्ड होल्डर्स जो बॉन्ड होल्ड करते हैं कंपनी के। बॉन्ड इंडेंचर में हमेशा टर्म्स और कंडीशंस भी दी होती हैं दोनों पार्टीज़ की, और इंटरेस्ट कैसे पे होगा, कौन सा कोलेट्रल अवेलेबल है, टर्म ऑफ बॉन्ड, मैच्योरिटी पीरियड, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। लास्टली इज कोलेट्रल। कोलेट्रल में क्या होता है? ये एक सिक्योरिटी होती है जो कि बॉन्ड्स
हम इशू करते हैं उसके अगेंस्ट की जाती है। अब मान लो मैंने कल को कंपनी ने कहा कि हम आपका पैसा नहीं दे सकते, तो बॉन्ड होल्डर तो बेचारा रह गया कि उसके पैसे कहाँ से आएंगे वापस। सो कोलेट्रल क्या होती है, वही एक एसेट जो कंपनी ने बॉन्ड ट्रस्टी के पास रखवाया होता है कि अगर कंपनी फेल हो जाती है इशू करने में, सो दे कैन रिकवर देयर अमाउंट फ्रॉम देयर। होप सो ये आपको समझ में आया होगा। अब हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। जैसे हमारे टाइप्स ऑफ शेयर्स होते हैं वैसे ही हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स भी होते हैं। सो हमारे टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स को हम डिस्कस करते हैं। सो टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स आर convertible and non-convertible, redeemable and irredeemable, secured and unsecured, callable and puttable, junk bonds, zero coupon bonds and deep discount bonds. So let's discuss all these types of bonds in detail. कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्टेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जिनको आप कुछ टाइम पीरियड के बाद कन्वर्ट कर सकते हैं शेयर्स की फॉर्म में। और इसमें क्या होता है कि जब तक मान लो आपके बॉन्ड्स का टाइम मेच्योरिटी पीरियड आफ्टर 5 ईयर्स है, तो 5 ईयर्स तक यू विल कॉन्टिन्यूसली गेट अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद आपके नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स में आपके बॉन्ड्स कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल बॉन्ड्स होते हैं वो सिर्फ बॉन्ड्स ही रहेंगे थ्रू आउट देयर मेच्योरिटी पीरियड। जब तक उनका मेच्योरिटी पीरियड है वो बॉन्ड्स ही रहते हैं, उनको आप कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। जो बॉन्ड होल्डर होता है उसको इंटरेस्ट पेमेंट मिलती रहती है। नेक्स्ट है रिडीमेबल एंड इरिडीमेबल। रिडीमेबल बॉन्ड्स वो होते हैं जिसमें कंपनी स्पेसिफाई करती है मेच्योरिटी पीरियड कि मान लो आपको आज कंपनी ने बॉन्ड्स इशू किए, तो उन्होंने बोल दिया कि आफ्टर 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ वी विल बी रिडीमिंग दिस बॉन्ड्स। तो उस टाइम पे बॉन्ड होल्डर को बॉन्ड सर्टिफिकेट सरेंडर करना पड़ता है कंपनी के पास और अपनी अमाउंट वापस ले लेनी होती है। और जो ये रिडम्पशन होती है कंपनी प्रीमियम पे भी कर सकती है, डिस्काउंट पे भी कर सकती है और पार पे भी कर सकती है अकॉर्डिंग टू द टर्म्स एंड कंडीशंस विच आर मेंशन्ड इन योर एग्रीमेंट। वेरएज जो इरिडीमेबल बॉन्ड्स होते हैं वहाँ पे कंपनी आपको मेच्योरिटी पीरियड नहीं स्पेसिफाई करती और बॉन्ड होल्डर्स को इंटरेस्ट मिलता रहता है जब तक कंपनी रिडम्पशन नहीं कर लेती। सिक्योर्ड बॉन्ड्स में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला कि कंपनी बॉन्ड ट्रस्टी के पास कोलेट्रल रखती है, तो सिक्योर्ड बॉन्ड्स वही होते हैं जिसमें आपके पास अमाउंट अगर कंपनी फेल हो जाती है पे करने में, वापस रिफंड करने में, तो आप बॉन्ड ट्रस्टी के थ्रू ले सकते हैं। बट अगर इनसिक्योर्ड बॉन्ड्स हैं तो वहाँ पे आपको ऐसा नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे सिर्फ कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस पे ही रिलाई करके काम कर चलाना पड़ेगा। लेकिन अनसिक्योर्ड में आपको आपकी प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल सकती है। कॉलेबल एंड पुटेबल बॉन्ड्स। कॉलेबल बॉन्ड्स क्या होते हैं कि जो कंपनीज़ हैं उनके पास ऑप्शन होता है कि रिडीम करना बॉन्ड बिफोर मेच्योरिटी पीरियड कभी भी। कॉलेबल मीन्स कॉल करना, अपने आप बुला लेना, तो इट मीन्स कंपनी कॉल कर सकती है बॉन्ड्स को रिडम्पशन के लिए किसी भी टाइम पे बिफोर द मेच्योरिटी। और पुटेबल मीन्स दे के आना, जो बॉन्ड होल्डर है वो खुद भी अपने बॉन्ड्स को रिडीम करवा सकता है बिफोर द मेच्योरिटी। अब आप कहोगे कि कंपनी पहले क्यों रिडीम करेगी बॉन्ड्स को, या फिर जो हमारा बॉन्ड होल्डर होगा वो पहले क्यों जाएगा। मान लीजिए अगर कंपनी अपनी इस एक्सरसाइज को जब भी एक्सरसाइज करती है, मान लीजिए जो कूपन रेट है वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया है कूपन रेट से, तो आप लोग रिडम्पशन कर देंगे। और बॉन्ड होल्डर इस ऑप्शन को जब एक्सरसाइज करता है जब मार्केट इंटरेस्ट रेट इंक्रीज हो जाता है कूपन रेट से। अब जंक बॉन्ड्स डिस्कस करते हैं। तो जंक बॉन्ड्स कौन से होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई रिस्क को अप्रिशिएट करते हैं, लाइक करते हैं। तो ये उन्हीं लोगों के लिए होते हैं जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं हमारे जो वी डिस्कस्ड प्रीवियसली कि जो स्पेक्यूलेटर्स होते हैं उनके लिए ये बॉन्ड्स अच्छे होते हैं क्योंकि वो हाई रिस्क पे होते हैं और इन पे हाई रिटर्न भी होता है। इनका कूपन रेट भी वेरी हाई होता है, बट ये सिक्योर नहीं होते किसी भी एसेट से कंपनी की। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट दी जंक जीरो कूपन बॉन्ड्स। जीरो कूपन बॉन्ड्स क्या होते हैं, इनका कोई कूपन रेट नहीं होता। जैसे और टाइप्स ऑफ बॉन्ड और अदर टाइप ऑफ बॉन्ड होते हैं उसमें होता है 4%, 10%। यहाँ पे आपका कोई परसेंटेज नहीं होता, इनका कोई कूपन रेट नहीं होता।
दूसरा फीचर कहता है कि इनको हमेशा हमें कंपलसरी कन्वर्ट करना ही पड़ता है इक्विटी शेयर्स में। जैसे दूसरे टाइप्स में यू हैव एन ऑप्शन, लेकिन यहाँ पे आपके पास ऑप्शन नहीं होता है। बेसिकली इनका टाइम जो सेबी ने स्पेसिफाई किया हुआ है अपनी गाइडलाइंस में, वो 3 ईयर से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता है। सो ये हमारे ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स होते हैं। लेट्स डिस्कस द लास्ट टाइप ऑफ बॉन्ड्स, डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स। इसमें क्या होता है, ये भी हमारे सिमिलर होते हैं ज़ीरो कूपन बॉन्ड से, बट वन फीचर विच डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम ज़ीरो कूपन बॉन्ड्स इज़ कि यहाँ पे आपको कंपलसरी कन्वर्जन नहीं करना पड़ता। इनको आप डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं उनकी फेस वैल्यू से, ठीक है। और जो बॉन्ड होल्डर्स है वो लास्ट में मैच्योरिटी पीरियड में फेस वैल्यू मिलता है। अब इट मीन्स क्या है कि मान लीजिए कंपनी ने अपना बॉन्ड की इशू प्राइस थी 100 रुपीज़। कंपनी ने कहा वी विल बी डिस्काउंटिंग आवर वैल्यू एंड फिर हम उसके बाद इशू करेंगे। तो कंपनी इशू करेगी डिस्काउंट पे, और जब मैच्योरिटी पीरियड हो जाएगा तो उन्हें लास्ट में कितने में मिलेगा, एट दी फेस वैल्यू और एट दी इशू प्राइस, जो उनका फेस वैल्यू होगा। एंड अगर जो डिस्काउंटेड वैल्यू होती है वो फेस वैल्यू से ज़्यादा होती है, तो जो इन्वेस्टमेंट का प्रपोजल है वो आपका एक्सेप्ट हो जाता है। मान लीजिए डिस्काउंटेड वैल्यू जो बॉन्ड होल्डर है उसने अपने निकाली, तो वो उसके पास आती है 80 रुपीज़, और आपके बॉन्ड की वैल्यू जो एक्चुअल वैल्यू जो आफ्टर मेच्योरिटी पीरियड होगी वो होगी 120। सो योर प्रपोजल विल बी एक्सेप्टेड। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। We shall discuss now risk associated with bond returns and various advantages and disadvantages of bonds in the next lecture. Till then, stay safe. Thank you.